अजीत भैया का दोस्त था और मैं उसे देखते ही उसके प्रेम में मुब्तिला हो गई थी। भैया बहुत शक्की थे। वह कभी किसी दोस्त को भी घर में नहीं लाते थे, न मुझे कहीं बाहर जाने देते थे। मगर सिर्फ अजीत ही उनका ऐसा दोस्त था जो घर में आज़ादी से आता जाता था। भैया नहीं जानते थे कि हम दोनों के दरमियान कैसा ताल्लुक़ है। और फिर एक दिन मैं अजीत के कहने पर घर छोड़कर उसके साथ भाग गई थी और तब मुझे मालूम हुआ था कि अजीत ने मेरे साथ प्रेम का खेल खेला था। उसने यह सब भैया की वजह से किया था, क्योंकि भैया ने माता जी, कहाँ हो तुम सब लोग, और यह अंजलि कहाँ है? अमर भैया ने घर में दाखिल होते ही मेरे बारे में पूछा था और मैं जो अपने कमरे में बैठी हुई थी अजीत की बातों के बारे में सोच रही थी जो आज उसने मुझसे की थी। आज पहली बार उसने मुझसे अपने प्रेम का इजहार किया था। मुझे बताया था कि मैं उसके लिए कितनी अहम हूँ। वह मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। अगर मैं उसके जीवन में शामिल न हुई तो उसका जीवन बेकार हो जाएगा। उसकी बातें सुनकर मेरे होंठों पर मुस्कुराहट खिली हुई थी जब अमर भैया की आवाज़ सुनकर सख्त बदमज़ा हो गई थी। अमर भैया घर में आते ही सबसे पहले मेरा नाम लेते थे और फिर माता जी से मेरे बारे में तसल्ली करने के बाद ही अपने कमरे में जाते थे। अब जब तक मैं उनके सामने न जाती तब तक उन्होंने मुझे बुलाते ही रहना था। मैं बदमज़ा सी होकर कमरे से बाहर निकल आई तो मुझे देखकर वह कहने लगे कि आज से रीना से तुम मिलना जुलना छोड़ दो, उससे दोस्ती ख़त्म कर दो। वह लड़की मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अमर भैया की बात सुनकर मैंने परेशान होकर माता जी की तरफ देखा था। क्या मतलब बेटा? रीना तो बहुत अच्छी लड़की है और हमारी अंजलि के साथ तो उसकी बचपन की दोस्ती है। बचपन से एक दूसरे के घर में आना जाना है। अब तुम ऐसे में अपनी बहन पर यह पाबंदी क्यों लगा रहे हो? मगर अमर भैया एकदम से ही गुस्से में आ गए थे। जब मैं कोई बात बोल दूँ ना तो आप इसमें मत बोला करें। मैं घर से बाहर रहता हूँ, लोगों में उठता बैठता हूँ। मुझे आपसे ज़्यादा बेहतर पता है कि कौन कैसा है, कैसा नहीं। मैं यह चाहता हूँ कि अंजलि बुरे लोगों से हमेशा दूर रहे, इसके साथ कुछ भी गलत ना हो। मेरी बहन बहुत मासूम है, ये लोगों को नहीं जानती और आज मैंने रीना को एक लड़के के साथ देखा था। मैं नहीं चाहता कि वह मेरी बहन को भी खराब करे। अमर भैया गुस्से से अपने कमरे में चले गए थे और मैं बुरी तरह से परेशान हो गई थी। रीना हमारे घर से थोड़ा सा ही दूर रहती थी। बचपन की दोस्ती थी। कभी वह हमारे घर आ जाती, कभी मैं उसके घर चली जाती। मगर अमर भैया न जाने क्यों मुझ पर इतना शक करते थे। मैं कुछ देर भी उनकी नज़रों से दूर हो जाती तो वह शोर मचाना शुरू कर देते थे और माता जी पर गुस्सा करते थे। जवान बेटी को इतनी छूट क्यों दे रखी है? और जब रीना हमारे घर आती तो तब भी भैया उसे शक भरी नज़र से देखते। माता जी से कहते कि आप उन दोनों के पास बैठा करें। आप इस रीना पर नज़र रखें कि वह अंजलि से क्या बात करती है और रोज़ाना क्यों यहाँ पर आती है। भैया के रवैये से तंग आकर रीना ने यहाँ पर आना ही बहुत कम कर दिया था। वह जब भी आती तो मैं उससे शिकवा करती कि तुम अब मुझसे मोहब्बत नहीं करती, हमारी दोस्ती पहले जैसी नहीं रही। तब वह कहती कि मैं तुम्हारे भैया से बहुत ही ज़्यादा डरती हूँ। जितनी पाबंदियाँ तुम्हारे भैया मुझ पर लगाते हैं, जितना वह शक करते हैं, उतना तो मेरे घर वाले भी मुझ पर शक नहीं करते। उसके मुंह बनाने पर मैं मुस्कुरा दिया करती, कहती कि भैया की आदत ही ऐसी है, वह हमेशा से ही ऐसे हैं। हम तो उनके इस रवैये के आदी हो गए हैं और तुम भी उनकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया करो। इन्हीं दिनों भैया के एक दोस्त अजीत ने घर में आना जाना शुरू कर दिया था। अजीत भैया का दोस्त था जिससे भैया की कुछ दिन पहले ही मुलाकात हो गई थी। भैया अपने दोस्तों को कभी भी घर में लेकर नहीं आते थे। वह हमेशा अपने दोस्तों को घर से दूर रखते थे। उनका कहना था कि यह मर्द भेड़िए की तरह होते हैं जो अपने दोस्तों की बहनों पर गलत नज़र रखते हैं। मैं नहीं चाहता कि अंजलि पर किसी की भी बुरी नज़र पड़े। अब जब वह अजीत को घर में लेकर आते तो माता जी को भी बहुत ही ज़्यादा हैरत होती थी। तब भैया से जब वह यह बात कहती तो कहते कि अजीत बहुत अच्छा लड़का है, वह बाकी लोगों जैसा नहीं है। मुझे उस पर पूरा विश्वास है कि वह कुछ भी गलत नहीं करेगा। और यूं अजीत हमारे घर में रोज़ाना ही आने जाने लगा था। कितनी देर तक वह माता जी के साथ बातें करता रहता था, मगर उसकी नज़रें मुझे ही तलाश करती रहती थीं।
मैंने यह नहीं जानती कि मैं अजीत के प्रेम में कब पागल हुई थी। जब उसे पहली बार इस घर में देखा था, तब जब उसने पहली बार मेरा हाथ पकड़कर मुझसे अपने प्रेम का इजहार किया था। वह भैया की वजह से मुझसे अपने दिल की बात करने से कतराता रहा था, मगर फिर एक दिन जब उसे खुद पर कंट्रोल रखना मुश्किल हो गया, तब उसने मुझे बताया कि वह मुझसे विवाह करना चाहता है, मगर वह भैया से डरता है और उसकी फैमिली का भी प्रॉब्लम है। उसे अपने फैमिली को मनाने के लिए बहुत सारा वक्त चाहिए, और तब मैंने उससे मुस्कुराकर कह दिया कि मैं सारे जीवन तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। वैसे भी माताजी और भैया को अभी मेरी शादी करने की जल्दी नहीं है। तुम बेफिक्र होकर अपने घर वालों को मनाने की कोशिश करो। मुझे डर भी लगता था कि अगर भैया को यह सब पता चल गया तो न जाने वह क्या सुलूक करेंगे, और मेरी माताजी को भी यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। वह भी अजीत की बहुत इज्जत करती थीं। अगर उन्हें पता चल जाता कि अजीत यहाँ पर सिर्फ मेरी वजह से आता है, तो यकीनन उनका दिल भी अजीत की तरफ से खराब हो जाता। मैं इसी वजह से सब लोगों से ही यह बात छुपा रही थी। जब तक अजीत अपने पेरेंट्स को मना नहीं लेता, तब तक मैं अपने दिल की बात को सबसे ही छुपा कर रखना चाहती थी। भैया की अजीत के साथ मुलाकात कुछ दिन पहले हुई थी, जब भैया की कुछ लड़कों के साथ लड़ाई हो गई थी। उस वक्त भैया अकेले थे। यह रात का वक्त था, और जिस जगह पर उन लड़कों ने भैया को पकड़ा था, वहाँ पर दूर दूर तक कोई भी मौजूद नहीं था। लड़कों ने भैया को बहुत मारा और फिर उन्हें ज़ख्मी हालत में वहीं पर छोड़कर भाग गए थे। अचानक से अजीत वहाँ पर आ गया। उसने भैया को देखा। वह उन्हें नहीं जानता था कि वह कौन है, मगर फिर भी उसने भैया की मदद की। उन्हें अस्पताल लेकर गया, और फिर जब उन्हें घर लाया तो मुझे और माताजी को तसल्ली दी। कहने लगा कि भैया अब बिल्कुल ठीक हैं, हमें उनकी वजह से परेशान नहीं होना चाहिए। आधी रात तक भैया घर वापस आए थे, और यह अजीत की मेहरबानी थी जिसने उनका ख्याल रखा था। उन्हें फ़ौरन से अस्पताल में लेकर गया था, वरना न जाने क्या हो जाता। हम दोबारा भैया को देख भी पाते या नहीं। माताजी तो बार बार अजीत का शुक्रिया अदा कर रही थीं। उसने हमारे घर को बर्बाद होने से बचा लिया था। वह हर रोज़ भैया को देखने के लिए आता था, उन्हें लेकर अस्पताल जाता, डॉक्टर को भी लेकर आता, और उसने इस सब के भैया से पैसे भी नहीं लिए थे। कहने लगा कि जो मैंने किया वह मेरा फ़र्ज़ बनता था। मैंने आपको दोस्त समझकर आपकी मदद की, और आप मुझे अब शर्मिंदा कर रहे हैं। और फिर उसके बाद अजीत का हमारे घर में आना जाना शुरू हो गया था। उसने मुझसे अपने दिल की कोई बात नहीं की थी, बस मुझे खामोश नज़रों से देखता रहता। उसका देखने का अंदाज़ ऐसा था कि मेरे दिल की दुनिया भी बेदर्दी हो गई थी। मैं उसका इंतज़ार करने लगी थी। उसे देखकर मुझे अनजाने से खुशी का एहसास होता था, मगर मैं यह सोचकर डर गई थी कि मेरे साथ यह सब क्या हो रहा है। अगर मेरे इस एहसास के बारे में मेरे घर वालों को पता चला तो न जाने वह मेरे साथ क्या करेंगे। और अजीत, हो सकता है कि वह किसी और लड़की को पसंद करता हो सकता है कि उसकी ज़िंदगी में कोई और लड़की हो। मैं उसकी वजह से क्यों पागल हो रही हूँ? मगर जब अजीत ने भी कहा कि वह मुझसे प्रेम करता है, तब मैं भी खुद को उसके साथ प्रेम करने से रोक नहीं पाई थी। मैं बहुत खुश थी, मगर शायद यह मेरी खुशी कम होने जा रही थी। उस दिन भैया ने कहा कि मुझे देखने के लिए कुछ लोग आना चाहते हैं। भैया अब मेरी शादी करना चाहते थे। माताजी से कहने लगे कि मैं अंजलि को अपने घर रुखस्त करने के बाद अपने घर में अमृता को लाना चाहता हूँ। अमृता कौन थी, कहाँ रहती थी, और भैया ने मेरा रिश्ता कहाँ किया था, हम दोनों इस बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। माताजी ने जब उनसे पूछा तो वह उन्हें अपने साथ लेकर रीना के घर चले गए थे। और फिर शाम को जब माताजी घर आईं तो बहुत खुश थीं। कहने लगीं कि तुम्हारे लिए अमर ने बहुत अच्छा घर ढूंढा है, लड़का बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत पसंद आया है। उनकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं अजीत के अलावा किसी और से शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। अब मैं सोच सोच कर पागल हो रही थी कि अजीत को मैं यह सब कैसे बताऊं। पिछले कुछ दिनों से अजीत न जाने कहाँ पर था। वह हमारे घर में काफ़ी दिनों से नहीं आ रहा था। माताजी ने जब अमर भैया से अजीत के बारे में पूछा तो वह कहने लगे कि उसे कुछ काम है, जल्द ही वह आ जाएगा। अब यूं भी घर में तो 2-2 शादियां होने वाली हैं,
घर में तो काम भी ज़्यादा है। अजीत से तो मैं कहूँगा कि तुम अब कुछ दिनों के लिए हमारे घर में ही आ जाओ। वह लोग मेरी शादी को डिस्कस कर रहे थे और मैं बुरी तरह से रो रही थी। मेरे पास तो अजीत का नंबर भी नहीं था जो मैं उसे यह बात बता देती। और फिर कुछ दिनों के बाद अजीत घर आ गया और फिर मौका पाकर जब मैंने उसे सारी बात बताई तो वह भी परेशान हो गया। अंजलि, यह क्या हो गया? मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि हमारे साथ ऐसा भी हो सकता है। तुमने तो कहा था कि अभी तुम्हारे घर वालों का तुम्हारी शादी करने का कोई इरादा नहीं है। उसकी बात सुनकर मैं रो पड़ी। मुझे तो यही लगता था, मगर अचानक से अमर भैया का अपने साथ साथ मेरी शादी करने का भी मूड बन गया। मुझे बताओ कि मैं क्या करूं? क्या तुमने अपने घर वालों से बात की है? तुम माताजी और भैया से अपने और मेरे बारे में बात क्यों नहीं करते? वह कुछ देर सोचता रहा, फिर कहने लगा कि अभी मेरे घर वाले इस सब के लिए तैयार नहीं हैं और मुझे लगता है कि बगैर मेरे घर वालों के तुम्हारा भाई भी मेरी कोई बात नहीं सुनेगा। उसे लगेगा कि मैंने उसकी बहन पर बुरी नज़र रखी है और जिस लड़की को बहू बनाने के लिए मेरे घर वाले तैयार नहीं हैं वह उसे बाद में भी इज्जत नहीं देंगे। अब बताओ कि मैं क्या करूं? अजीत के अलावा किसी और की ज़िंदगी में शामिल होना मुझे गवारा नहीं था। मैंने उसके सामने हाथ जोड़ दिए। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। तुम्ही से शादी करनी है। तुम्हारे बगैर किसी और के साथ मैं ज़िंदगी गुजारने के बारे में सोच भी नहीं सकती। मैंने रोते हुए गौर ही नहीं किया कि अजीत के चेहरे पर कैसी मुस्कान थी। उसने मुझे अपना नंबर लिख कर दिया। कहने लगा, रात को सबके सोने के बाद मुझे कॉल करना, मैं तुमसे तब बात करूँगा। इस वक्त माताजी भी वहाँ पर आ गई थीं और मैं भी उठकर किचन में चली गई अजीत के लिए चाय बनाने के लिए। मेरे पास मोबाइल नहीं था। भैया को मेरा मोबाइल रखना पसंद नहीं था। घर में एक ही PTCL ही इस्तेमाल होता था और मैं उसी से ही अपनी किसी दोस्त से बात किया करती थी। और रात को जब मैंने अजीत को कॉल की तो वह कहने लगा कि मैंने आज भी अपने माता पिता को मनाने की कोशिश की है, मगर वह अभी तैयार नहीं है। मैंने सोचा है कि क्यों ना हम दोनों भाग कर शादी कर लें, बाद में सब ठीक हो जाएगा। उसके बात सुनकर मैं अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। अजीत, मैंने इस हद तक नहीं सोचा था। तुम एक बार अपने और मेरे घर वालों को मनाने की कोशिश तो करो। हमें ये सब नहीं करना चाहिए, ये गलत है। तब अजीत गुस्से से कहने लगा कि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अगर तुम मेरे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हो तो फैसला कर लो। यह कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया था और मैं अपने कमरे में आकर फूट फूट कर रो पड़ी थी। ये बात सच थी कि अजीत के अलावा मैं किसी और के साथ शादी नहीं कर सकती थी और अब मैंने सोच लिया कि मुझे उसके साथ घर छोड़कर भाग जाना चाहिए। मैं नहीं जानती थी कि मेरा यह फ़ैसला सही था या गलत, मगर मैं अजीत के अलावा किसी और को अपने पति के तौर पर स्वीकार नहीं कर सकती थी। और फिर अगले रात को अजीत के कहने के मुताबिक भैया और माताजी के सोने के बाद मैं घर से निकलकर बाहर आ गई थी, जहाँ पर अजीत गाड़ी लिए मेरा इंतज़ार कर रहा था। उसने मुझे अपने साथ गाड़ी में बैठाया और फिर एक छोटे से फ्लैट में लेकर आ गया। मैंने इतना बड़ा फ़ैसला तो कर लिया था, मगर अब मुझे डर भी लग रहा था। अपनी माताजी और भैया का ख्याल आ रहा था। वे जब मुझे घर से गायब देखेंगे तब उनके दिल पर क्या गुजरेगी। वे तो बहुत ज़्यादा परेशान होंगे और माताजी का तो रो रो कर बुरा हाल हो जाएगा। अजीत ने मुझे परेशान देखा तो कहने लगा, क्या बात है, क्या सोच रही हो? तब मैं सर झुकाकर रह गई। अजीत को क्या बताती कि अब मुझे अपने फ़ैसले पर पछतावे का एहसास हो रहा है, मगर उसे कोई बात कहकर मैं उसे गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी। जानती थी कि वह भी मुझसे उतना ही प्यार करता है जितना कि मैं उससे। तभी वह मेरे पास आकर खड़ा हो गया और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगा, तुम जानती हो कि मैं तुम्हें यहाँ पर क्यों लेकर आया हूँ? मैंने उसे मुस्कुराते हुए देखा। मुझसे शादी करने के लिए, क्योंकि तुम मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हो। तुम भी मेरे बगैर नहीं रह सकते थे, इसीलिए। तब वह अजीब से अंदाज में हंस पड़ा। कहने लगा, मैं तुम्हें यहाँ पर बदला लेने के लिए लेकर आया हूँ, तुम्हारे भाई से बदला लेने के लिए। जो कुछ उसने मेरी बहन के साथ किया था, उस सब का इंतकाम मैं तुमसे लूँगा।
एकदम अजीत का चेहरा बदलने लगा। यह वह अजीत नहीं था जिसे मैं जानती थी, जिससे मैं प्यार करती थी, जिसके खातिर मैं अपना घर छोड़कर आई थी। यह तो कोई भेड़िया था जो मेरी इज्जत नोचने के दर पर था, और अब वह एक एक कदम उठाता मेरी तरफ आ रहा था और मैं पीछे हट रही थी। अजीत, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम मुझसे प्यार करते हो, और भैया ने ऐसा क्या किया है जो उनका बदला तुम मुझसे लेना चाहते हो? मैं रो पड़ी थी, उसके सामने हाथ जोड़कर अपनी इज्जत की भीख मांगने लगी। वह गुस्से से चिल्लाने लगा, वह भी ऐसे ही रोई होगी, ऐसे ही तड़पती होगी, ऐसे ही उसने तुम्हारे भैया के सामने हाथ जोड़कर अपनी इज्जत की भीख मांगी होगी, मगर तुम्हारे भैया ने उस पर रहम नहीं खाया। उसकी बात सुनकर मैं चौंक उठी। कौन? किसकी बात कर रहे हो तुम? क्या किया मेरे भैया ने? उसने मुझे एक झटके से अपनी तरफ खींचा, और फिर अगले दिन जब मैं घर आई तो मेरे बाल बिखरे हुए थे, कदम लड़खड़ा रहे थे, कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे, जो मुझ पर बीती हुई कहानी को सुना रहे थे। मुझे देखकर माताजी ने अपना दिल थाम लिया और अमर भैया भी ज़मीन पर बैठते चले गए। माताजी गुस्से से मेरी तरफ आईं। कहाँ थी तुम? किसके साथ थी? और ये सब क्या है? मैंने रोते हुए उनके गले से लग गई, मगर उन्होंने मुझे एक झटके से खुद से दूर कर दिया। तभी उनकी नज़र मेरे पीछे खड़े अजीत पर पड़ी। अजीत से कहने लगी, कहाँ मिली तुम्हें यह? कहाँ से लेकर आए हो इसे? और तब मैं चीख पड़ी, यही है जिसने आप लोगों के मुंह पर कालिख मली है। इसी ने मुझसे प्रेम का खेल रचाया, मुझे अपनी बातों के जाल में फंसाया। मैं जिसे इसका प्यार समझती रही, जबकि यह मुझसे इंतकाम लेना चाह रहा था, भैया का इंतकाम। मैंने गुस्से से भैया को घूर कर देखा तो वह मेरी बात सुनकर चौंक उठे और फिर गुस्से से मेरी तरफ आने लगे। क्या बकवास कर रही हो तुम? अपना किया गया पाप तुम मेरे सिर पर थोप रही हो? सच सच बताओ मुझे, तुम कहाँ थी, किसके साथ थी, और क्या गुल खिलाया तुमने? तब मैंने फिर अपनी बात दोबारा की तो अब की बार अजीत भी बोल पड़ा। कहने लगा कि यह बिल्कुल सच कह रही है, इसे मैं ही लेकर गया था। अब भैया अजीत का गिरेबान पकड़कर खड़े हो गए। तुमने मेरी इज्जत पर हाथ डाला, मैंने तुम्हें अपने घर में लेकर आया, तुम्हें इज्जत दी, तुम्हें अपना दोस्त समझा, मगर तुमने मुझे धोखा दिया। अजीत ने भैया को एक ज़ोरदार धक्का मार दिया। तुम्हारे साथ मैंने वही किया है जो मुझे करना चाहिए था, जिसके तुम काबिल हो। तुम भूल गए हो कि तुम खुद दूसरों की बेटियों के साथ करते फिरते हो। कितनी लड़कियों की ज़िंदगी तुमने बर्बाद की, तुम्हारी वजह से कितनी लड़कियों ने खुदकुशी की, कुछ अंदाज़ा है तुम्हें? उसकी बात पर जहाँ माताजी का मुंह खुले का खुला रह गया, वहीं पर भैया भी हैरान परेशान हो गए। कौन हो तुम, और यह सब कैसे जानते हो? वह भैया की बात पर हंस पड़ा, फिर कहने लगा, तुम्हें अनामिका तो याद होगी। उसका यह बात कहना ही था कि भैया के चेहरे का रंग बदल गया। वे कहने लगे, मैं किसी अनामिका को नहीं जानता, मेरा किसी लड़की के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मैं नहीं जानता कि तुम क्या कह रहे हो। तब वह चीख कर कहने लगा, अनामिका वही लड़की जिसके साथ तुमने प्यार का झूठा खेल खेला, फिर उसकी इज्जत लूट ली, उसे शादी का वादा करते रहे, मगर उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल ना किया, और फिर उसने तंग आकर बदनामी से डर कर खुदकुशी कर ली। मगर तुम तब भी नहीं सुधरे। कितनी ही लड़कियों के साथ मोहब्बत का खेल खेलते रहे। अब जब तुम्हारी बहन के साथ वही सब हो रहा है तो तुम्हें तकलीफ़ हो रही है। ये सुनकर भैया की नज़रें झुक गई थीं, और माताजी भी मेरी तरह अविश्वास का शिकार थीं। उन्हें भी यकीन नहीं आ रहा था कि भैया ऐसा भी कर सकते हैं। तब अजीत कहने लगा, मैंने इसका इंतकाम लेने के लिए अंजलि को अपने जाल में फंसाया, उसे घर से भागने पर मजबूर किया, मगर यह सच है कि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। तभी मैंने इसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया। ये जो कुछ भी किया, मैंने अमर को एहसास दिलाने के लिए किया कि जो कुछ यह दूसरों की बहन बेटियों के साथ करता रहा है, उनके दिल पर क्या गुजरती होगी। अनामिका मेरे दोस्त की बहन थी, और वह बिल्कुल मेरी बहन जैसी ही थी। फिर जब मुझे यह सब मालूम हुआ तो मुझे बहुत दुख हुआ था। मुझे अमर पर बहुत गुस्सा आया था। मैंने सोचा था कि मैं अमर को सबक सिखाऊंगा, इसकी बहन की ज़िंदगी भी बर्बाद कर दूंगा, मगर मैं ऐसा नहीं कर सका क्योंकि मैं सच में ही अंजलि से प्यार करता हूँ। चाहने के बावजूद भी इसके साथ कुछ गलत नहीं कर पाया।
इसीलिए मैं चंद दिनों में अपने माता पिता के साथ आकर अंजलि को इस घर से ब्याह कर ले जाऊंगा। अजीत वहाँ से चला गया था और मैं भी अपने कमरे में आ गई थी। मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि अजीत यहाँ पर दोबारा आएगा और मुझे ब्याह कर ले जाएगा। ये सच था कि कल रात अजीत ने मेरे साथ गलत करने की कोशिश की थी, मगर फिर मुझे रोता हुआ देखकर उसने मुझे छोड़ दिया। कहने लगा कि मैं तुम्हारे भाई की नफ़रत में मुब्तला होकर जानवर नहीं बन सकता, क्योंकि मैं सच में ही तुमसे प्यार करता हूँ। ये कहकर वह कमरे से चला गया था और आज सुबह वह मुझे लेकर यहाँ पर आया था। मेरा यह हाल तो उसने मेरे भैया को दिखाने के लिए किया था, ताकि उन्हें एहसास दिलाने के लिए कि अगर वही सब उनकी बहन के साथ होता तो उनके दिल पर क्या बीतती। कुछ दिनों के बाद वह मुझे ब्याह कर अपने साथ लेकर आ गया था। मेरे दिल से अभी तक उस रात का खौफ नहीं निकला था। अजीत का प्यार भी मेरे दिल से उस डर को निकाल नहीं पाया था। मैं बुरी तरह से डर जाती थी। अजीत पर गुस्सा करती कि उसने मेरे साथ गलत करने के बारे में सोचा भी कैसे। उसके बाद भैया भी मेरे घर में आए। उन्होंने मुझसे अपने किए की माफ़ी मांगी। कहने लगे कि मैंने तुम पर हमेशा शक किया, तुम्हें पढ़ने भी नहीं दिया, सिर्फ इस वजह से कि जो मैं कर रहा हूँ कल को ऐसा ना हो कि वह तुम्हारे साथ भी पेश आ जाए, कहीं तुम भी किसी के खेल का हिस्सा ना बन जाओ। मगर मैं क्या जानता था कि मैं अपने हाथों से तुम्हारी किस्मत लिख रहा हूँ। मगर इस बात का शुक्र है कि तुम्हें अजीत जैसा अच्छा इंसान मिला, जिसने तुम्हें किसी इंतकाम के भेंट नहीं चढ़ाया। अजीत के कहने पर ही मैं माताजी के घर में आना जाना शुरू हो गई थी, मगर मेरा भैया के साथ बात करने का दिल नहीं चाहता था। उन्होंने अमृता के साथ शादी कर ली थी। अमृता बहुत अच्छी लड़की थी। मैं जब भी वहाँ पर जाती थी तो वह मेरे साथ बहुत अच्छे तरीके से बात करती थी, मेरे पसंद के खाने बनाती थी और मेरे साथ उसकी बहुत दोस्ती हो गई थी। मगर इसके बावजूद भी मुझे वहाँ पर जाना अच्छा नहीं लगता था। माताजी के साथ वक्त गुजार कर मैं वापस आ जाती थी। भैया की शक्ल देखने को भी मेरा दिल नहीं चाहता था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।